हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPSE 142 इंडियन फॉरेन पॉलिसी करवाऊंगी। इसका एग्ज़ाम कल है। आई नो मैं बहुत लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट अभी सिर्फ इतना है कि अभी आप ये चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के बाकी की जो चीज़ें हैं ना, जैसे एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इंडिया के पर्सपेक्टिव के साथ में उनको रिलेट करके समझाऊंगी। और ये हर एक डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे शॉर्ट नोट आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, जैसे कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इस तरीके से आपसे इसको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग आती है इंडिया एंड WTO। इंडिया और WTO, देखिए इंडिया हमारा भारत देश हो गया, WTO का मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो दुनिया भर में जितना भी ट्रेड का मतलब होता है व्यापार होना, तो जितना भी व्यापार होता है ना वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। मतलब कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अगर बात करें WTO की, तो देखिए इससे पहले एक दूसरी बॉडी थी। WTO ने उसी बॉडी से बर्थ लिया है, या यूँ कह सकते हैं कि उस बॉडी का एक एडवांस वर्जन है WTO। देखिए एक टर्म है GATT, जिसको क्या कहते हैं, G स्टैंड्स फॉर जर्नल, A फॉर एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो टैरिफ्स और ट्रेड, TT का मतलब हो गया टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा WTO आया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ईयर आपको ध्यान में रखना है 1983 सॉरी, आई रियली वेरी सॉरी। हाँ, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले इसका नाम GATT था, जिसका फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके बाद में जो ये GATT है ना, पहले इस स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि ये कहाँ पे बनाई गई थी। जिनेवा में बनाई गई थी। 1918 में इसको फैसिलिटेट किया गया था कि जितने भी जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनक्रेज किया जा सके। और ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से इनक्रेज करी जाए? ट्रेडिंग के हेल्प से, व्यापार करने से। मतलब कि अगर आप एक कंट्री में, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मानिए हम लोग भारत देश से हैं, मानना क्या है, ऑब्वियसली हम लोग भारतीय हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो हम बाहर की कंट्री से चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं और प्लस चीज़ों को इंपोर्ट करा जाता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब कि हमारे देश से जो चीज़ें हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भेजी जाएं, और जो हम चीज़ों को अपने देश में खरीदें। तो इससे क्या है, आयात और निर्यात काफ़ी हद तक बढ़ता है। तो ये जो बॉडी है ना GATT, इसको इसीलिए बनाया गया था, जिनेवा में बनी थी ये। और इसका जो मेन मोटो था ना, वो यही था कि जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो फ्री ट्रेड है उसको काफ़ी हद तक एनकरेज किया जाए। इसके अलावा जो जनवरी 1 है ना 1995 में, देखिए इसको बनाया गया था 1948 में। उसके बाद में 1995 में जो ये GATT है ना, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस कर दिया गया था किससे? WTO से। और ये किस एग्रीमेंट के अंदर आता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो इस वजह से काफ़ी ये ब्लर हो सकता है थोड़ा आपको क्लियर ना दिखे, बट आप इसमें काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा ये क्या था, जो WTO है ना, ये एक लीगल इंस्टीट्यूशन बन गया था। जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग होती है ना, मल्टी लेवल पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ट्रेडिंग व्यापार हो रहा है, उस चीज़ को डील करना, रेगुलेशंस को, और जो ट्रेड इश्यूज आते हैं ना, व्यापार से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं, जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करी हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी उनको ट्रेडिंग में इश्यूज आते हैं, तो उन सबको हैंडल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी WTO, और ये एक लीगल इंस्टीट्यूशन बन चुका था। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ बीन फाउंडिंग मेंबर ऑफ बोथ GATT एंड WTO, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर हमारा भारत देश रहा है। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, और कहाँ से इसका बर्थ हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई थी, इसी से ही इस ऑर्गेनाइजेशन को निकाला गया था। अब
यहाँ पे तो क्या था, आपने स्टैटिक पोर्शंस पढ़ लिए कि ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे गाइज आपको कुछ ना दे रखा है, जैसे जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके सिग्निफिकेंस है या इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो इसको आप पॉइंट की फॉर्म में याद रख सकते हैं। पहला क्या है, इससे फॉरेन ट्रेड जो है ना दूसरे देश में जाके या उनका सामान हमारे देश में आना, तो इससे जो फॉरेन ट्रेड है ना वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। प्लस जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। जैसे मानिए हमारे भारत देश में कोई चीज़ की खेती हुई है, ट्रेडिंग बढ़ी है, तो हमने बाहर दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे जगह पे, दूसरे एरियाज़ में, स्टेट्स में, वहाँ पे जाके और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को बेचना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका इनफ्लो हो गया। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी काफ़ी हद तक आपको बढ़ी हुई और काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिला होगा। इसके अलावा देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं ना, 2 लाइंस, इसमें आपको 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 आपको इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी दे रखे हैं। तो ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WTO पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो आप इस तरीके से इसका स्टैटिक पोर्शन लिखेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे समझाना है कि इसका मतलब कि इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। प्लस यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि भारत का इसमें ये एक फाउंडिंग मेंबर रहा था दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें जो इंडियन ट्रेड पॉलिसीज़ थी ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी। जो WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस थी और जो पॉलिसी डायरेक्शन थे, तो उस अकॉर्डिंग हमारे भारत देश में भी जो ट्रेडिंग होती है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिले। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये इंडिया और WTO को आप रिलेट करके लिखेंगे तो आप इन इंडिया वाले पोर्शंस को डालेंगे। लेकिन अगर आपके पास में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक शॉर्ट नोट आता है तो उस टाइम पे आपको इसको कंबाइन नहीं करना है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस में देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है ना उनका काफ़ी हद तक लॉस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब ज़्यादा अगर हम ट्रेडिंग करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, ज़्यादा अगर ट्रेडिंग होती है तो उस सिचुएशन में हमें प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियसली एक हाथ से या एक आदमी के हाथ से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए अलग अलग मशीन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और एक इंसान की जगह पे वहाँ पे जो मशीन है ना वो कई लोगों का काम खुद से ही कर लेती है। तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत बेरोज़गारी देखने को दिख जाती है। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे आप, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका काफ़ी हद तक लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, मतलब कि प्राइजेस काफ़ी हद तक बढ़े हुए मिलेंगे आपको। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। इसके अलावा जितने भी जो रीजनल ग्रुपिंग्स होती हैं, जैसे सार्क है, एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसको मैं अभी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी विद इसकी फुल फॉर्म। तो इन सब में भी काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली है। सो इस पैराग्राफ में आपको एडवांटेजेस दे रखे हैं 4 पॉइंट्स और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं आपको 3 to 4 पॉइंट्स। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको अपने WTO वाले आंसर में लिखना है। प्लस जो WTO है ना ये डोमिनेटेड कैसे रहता है, मतलब इसका ज़्यादा बोलबाला किन के थ्रू रहता है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जिनका काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, वो अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उनका काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और जो ट्रेडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके थ्रू इसको डोमिनेट किया जाता है। प्लस यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि किस तरीके से, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उसमें किस तरीके से जो WTO है उसका क्या रोल रहा था। तो यहाँ पे जो US का दे रखा है ना, ये बेसिकली US एक जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो WTO के अगेंस्ट एक नेगेटिव अपोजिशन में खड़े थे। तो ये आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इसके लिए प्रोटेक्शनिस्ट बन गए थे। इसके अलावा चाइना जो है ना वो एक सपोर्टर बन गया था ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का। तो इसके पीछे की वजह आपको पता है, चाइना जो है ना उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सस्ती चीज़ें बनाने लगता है चाइना, बहुत सस्ती चीज़ें, क्योंकि लोगों को ज़रूर ऐसा ही होता है। तो रेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी पॉकेट फ्रेंडली होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए चाइना जो है ना वो काफ़ी बड़ा सपोर्टर, प्लस जो फ्री ट्रेड मार्केट और ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी बड़ा सपोर्टर उभर के सामने आया था, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो चाइना जो है ना वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडिया एंड WTO में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे भारत देश के भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इससे हमारा जो ट्रेड है वो एक्सपेंड कैसे हुआ, जो इकोनॉमिक टाइज थे जो हमारी रीजनल पार्टनर्स थे उनके साथ में किस तरीके से इसमें थोड़ी बहुत बढ़ावट हुई। आप एग्जाम्पल्स के साथ में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सो ये फर्स्ट पॉइंट था इंडिया एंड WTO। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिया एंड वर्सेस एशियंस। तो इंडिया वर्सेस एशियन का देखिए, पहले तो एशियन की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं जितनी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस करवा रही हूँ इसकी फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी ना तो आप डेफिनेटली एग्जाम में आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगी। सेकेंड आता है हमारा इंडिया वर्सेस एशियन। एशियन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ये कुछ आपको कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे देने हैं। इसके अलावा जो हमारा भारत देश है इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चर्स होते हैं या जितने भी हमारे मल्टी फेसेस रिलेशनशिप्स होते हैं ना जो एशियन के साथ में, वो काफ़ी हद तक अच्छे होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत सारी कंट्रीज़ का एक पार्ट है। स्पेशली जो एशियन नेशन है ना उनका एक ये बेसिकली पार्ट है। इस क्वेश्चन के लिए आप डेफिनेटली अपने मैप का यूज़ कर सकते हैं। आपको मैप इंडिया और वर्ल्ड का दोनों ही फ्री मैप बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा आप ले रहे हैं उसमें, एक नॉर्मल रफ सा मैप प्रिपेयर कर लीजिए और वहाँ पे आप इन कंट्रीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस एरिया में ये कंट्रीज़ ये एशियन पार्ट में आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि एशियन जो मेंबर्स हैं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी लुक ईस्ट पॉलिसी। इसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये क्वेश्चन में एक और आपको क्वेश्चन इसका करवाऊंगी ना तो उसमें मैं इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो पॉलिसी थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसके बाद में इसको आज के टाइम में इसको थोड़ा सा मतलब चेंज किया, इसमें अमेंडमेंट करी गई और उसके बाद में जो पॉलिसी आई हमारे पास वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये एशियन पार्ट्स में ईस्ट एशियन नेशंस में आते हैं तो इनसे रिलेटेड ये जो पॉलिसी है इसको लाया गया। इसके अलावा आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने जो 12th एशियन इंडिया समिट हुआ था और जो 9th ईस्ट एशिया समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लस इन्होंने इस पॉलिसी को उस टाइम पे अनाउंस किया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली जो ये नई पॉलिसी है ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको नवंबर 2014 में लाया गया है। किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। और कौन सी इंडियन समिट हुई थी? 12th एशियन समिट हुई थी उसके अंदर। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये आपका वनडे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंटरेस्ट है एशियन का और जो हमारा भारत देश के जो एंगेजमेंट्स है एशियन इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, तो इस सब के लिए काफ़ी हद तक वर्क किया गया इस पॉलिसी के थ्रू और ये पॉलिसी को लाने की वजह भी यही थी। इसके अलावा जैसे जो भी प्रोग्रेस है, जो प्रोस्पैरिटी है, वेल्थ है, जैसे मानिए किसी कंट्री के पास में जो ये एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें से किसी के पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट है और दूसरी कंट्री को हेल्प की ज़रूरत है, उसमें किसी तरीके के क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है, तो बाकी की कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करें। जैसे कि हमारा भारत देश आज के टाइम में श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जीके वगैरह देखते हैं, करंट से अपडेट रहते हैं, तो आपको मुझे कमेंट करना है कि जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं ना वो किस मेन वजह से चल रहे हैं। कोई भी 3 पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते हो वो 3 पॉइंट्स के नाम आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा जो एशियन इंडियन समिट है वो कब हुई? 2004 में। कहाँ पे? वियतनाम में। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है ना एक्सटर्नल अफेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इन्होंने एक एक्शन को प्लान ऑफ एक्शन को पास आउट किया था इस टाइम पीरियड के अंदर, जो बेसिकली जो पार्टनरशिप है ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस लाने के लिए इसको अडॉप्ट किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्लान ऑफ एक्शन है ये कौन सा था? 3rd प्लान ऑफ एक्शन था। ये आपको टाइम पीरियड ध्यान में रखना है। और जो फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है वो कौन से टाइम पीरियड में था? 2004 से 2010 के बीच में। तो ये चीज़ें आपको कुछ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन दे रखा है 2020 तक का, 2020 तक का आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके अलावा जो हमारे भारत देश के और जो एशियन ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ने लग गए थे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। प्लस जो एशियन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो भारत देश है ना वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका था। व्यापार की दृष्टि में अगर देखा जाए तो 4th नंबर पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में हमारा भारत देश आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वर्थ की बात करी गई है कि कितने % या कितने बिलियन अमाउंट की यहाँ पे, तो 81.33 बिलियन का जो ये टोटल जो एशियन स्टैंड्स है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर हम भारत देश की बात करें तो टोटल जो ओवरऑल जो ट्रेड है ना वो 10.6% है। देखिए एशियन में जो ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रहा है, वो कितने बिलियन है? 81.33 बिलियन। अब इस पूरे इतने अमाउंट में से जो 10.6% जो है ना वो हमारे भारत देश का कॉन्ट्रीब्यूशन है।
अब इंडिया एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया वर्सेस एशियन, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडिया एंड G20। सो अगर G20 की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1999 में। इसका बेसिकली एम क्या था कि जितनी भी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, उसको प्रमोट करने के लिए इस G20 को की फाउंडेशन करी गई थी। ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो G20 की जो सीरीज़ है, इसमें देखिए पहले ना G8 कंट्रीज़, G9, तो ये जो G है ना, ये ग्रुप है। G स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ और 9 कंट्रीज़ और 20 कंट्रीज़। तो ये जो नंबर आपको दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, ये इतनी नंबर ऑफ कंट्रीज़ इसमें आती हैं। सो जो G20 है, ये बेसिकली एक लेटेस्ट सीरीज़ थी जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 था ना, उसके बाद का एक बेसिकली टारगेट इसको सेट किया गया। जितनी भी जो इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल रिलेशंस और पॉलिसीज़ है ना, उनसे रिलेट करने के लिए इन कंट्रीज़ को बनाए, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, इनको क्रिएट किया गया था। तो ये पॉइंट आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन है, डेवलप्ड IBRD है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो G20 है इसमें। जैसे कि आपने WTO पढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेल्प से हम फ्री ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको बूस्ट किया जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें G20 में बता रखा है। बेसिकली जो G20 की जो मेंबरशिप होती है, इसके अंदर वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट और जो एडवांस एमर्जिंग इकोनॉमिक्स होती है ना, वो हमारी जो वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन है, उसको पार्टिसिपेट करती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि जो G20 है ना, वो ग्रुप है 20 कंट्रीज़ का। अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? बेसिकली अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ये ग्रुप है G20 मेंबर्स का, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये भी एक तरीके से ट्रेडिंग पे ही वर्क करता है। जो जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म्स आती हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो टर्म्स आती हैं, उन पर्सपेक्टिव से इस जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं, इसको फाउंड किया गया था। इसके अलावा जो हमारा भारत देश है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हो गया है G20 का, क्योंकि हमने ना जो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल ऑर्डर है, उसको रीशेप देने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे भारत देश का रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते हैं न्यूज़ वगैरह को, तो देखिए, आपने सुना होगा, इवन देखा भी होगा, कोविड के टाइम पे हमारे भारत ने बहुत सारी कंट्रीज़ की, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की हमने हेल्प करी थी। इवन अभी भी हम जो कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका वगैरह, ऐसे इनको जिनको ज़रूरत है, तो उनके लिए हम एज अ सपोर्टर खड़े हैं। रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में भी उस टाइम पे भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दो अभी वो उनका कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल ही रहा है, लेकिन हाँ, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारा भारत देश है, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा, जैसे जो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि किस किस की चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है इंडिया ने, तो वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी जैसे रोड हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो इनको हमने काफ़ी हद तक डेवलप किया है। इसके अलावा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, एनर्जी को मैक्स टू मैक्स, जो हमारी सनरेज है, सोलर पैनल्स हमने लगाए हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट किया जाए। प्लस जो टेररिज्म हो गया, उसको स्टॉप करने के लिए। प्लस जो आर्किटेक्चर है, फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, करप्शन है, ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इन सब सेक्टर्स के ऊपर हमारे भारत देश का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। और इसी वजह से भी कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है, वो G20 कंट्रीज़ के मेंबर में एक उभरता हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट बनता जा रहा है। सो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हेड है वेरियस नेशन, जैसे कि इंडिया हो गया, US, ऑस्ट्रेलिया, अमंग द अदर्स, तो इन्होंने जो ये रिसेंटली G20 की एक समिट हुई थी, कहाँ पे, ओसाका में, तो वहाँ पे ये लोग मिले थे। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा जो 2019 की बात करें, तो जो जापान था, उन्होंने जो जितना भी जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स था, उसको वहाँ पे एड्रेस किया था इस समिट के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे क्या है बेसिकली, कि हर एक कंट्री में ना अपना एक कुछ इशू चल रहा होता है, तो वो कितना है, किस तरीके से है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ पे G20 जो समिट होती है, हर एक जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनको बुलाया जाता है और उसके बाद में इन चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पे कुछ आपको एफर्ट्स दे रखे हैं हमारे भारत के G20 पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड थे, जो स्टेप्स हमारे भारत देश ने लिए। तो वो कौन कौन से थे? फर्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ डन अ गुड जॉब टू पॉपुलराइज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑन एक्सचेंजेस। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉडी है उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा भारत देश है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। किस चीज़ के ऊपर? लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर। और जो वर्कर्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए नई नई कंपनी इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया, जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो बूस्ट हो जाए। नए नए स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने का हमने सोचा। सिक्योरिटी इंक्रीज करना, फीमेल जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स पे, जैसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे फीमेल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक हमारे भारत देश में मिलेगा देखने को। तो इस चीज़ों की वजह से जो G20 है ना, उन्होंने इस जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, उन्होंने इस चीज़ के लिए हमारे भारत देश को अप्रिशिएट और सराहना करी थी। इसके अलावा बहुत सारे जो इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स जो फैसिलिटेट करे किसी चीज़ को, इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजी को, और जो लोग हैं ना वो बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ले, कहीं पे किसी के अंडर नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा है कि वो लोग बिजनेस करें। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये 3 की पॉइंट्स है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो हमारा भारत देश है उसको किस तरीके से उसके जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया गया था G20 के अंदर, और वो कौन से एफर्ट्स आपको देखने को मिले। तो ये तीनों पॉइंट्स को आप अपने आंसर में ऐड ऑन डेफिनेटली करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई। एक पढ़ा है इंडिया एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में पढ़ाया मैंने इंडिया वर्सेस एशियन, एशियन का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अलावा इसके अंदर जो कंट्रीज़ के नाम है वो मैंने बता दिए, प्लस जो इंडिया और हमारा जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये चीज़ें हमारी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? ये बेसिकली किस तरीके का प्रोटोकॉल है? अगर हम बात करें तो जो क्योटो है ना, ये 3rd राउंड है हमारे प्रोटोकॉल का। बेसिकली इसके जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई है? जापान में दिसंबर 1997 के अंदर। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको ओपन क्यों किया था? क्यों इसको ओपन किया गया था? कब इसको ओपन किया गया था? तो पहले ना जितने भी प्रोटोकॉल, लॉज, पॉलिसीज़ होती हैं तो उनके लिए पहले एक पेपर वर्क करना पड़ता है। उसको इम्प्लीमेंट बाद में किया जाता है। पहले उसके लिए मेक श्योर किया जाता है कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरीके से वो बेनिफिशियल है। सो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसको जो फर्स्ट इसका जो सिग्नेचर हुआ था या बातचीत चली थी वो 1988 की बात है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा इसको इफेक्ट में कब लाया गया था? 2005 के अंदर। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1988 में इसके लिए सिग्नेचर किया गया था। इसको इफेक्ट में या इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 के अंदर। इसकी जो फर्स्ट कमिटमेंट हुई थी वो पीरियड कौन सा था? 2012 का। इसके अंदर जो कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है वो US और ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का पार्ट होने से काफ़ी ज़्यादा हद तक मना कर दिया था। इसके अलावा जो 38 जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जो कि एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज़ में आती हैं, उन्होंने भी बेसिकली ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, इसको एक तरीके से रेटिफाइड कर दिया था। देखिए जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं, तो उसमें मतलब ये होता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ होती हैं ना वो उसके अगेंस्ट भी हो सकती हैं और कुछ उसके काफ़ी ज़्यादा फेवर में भी हो सकती हैं। तो इसके पीछे की वजह ये होती है कि उसका कितना ज़्यादा मीनिंग है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो बेसिकली जो पहले जो हुआ था 2012 की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले जो रेटिफाई का मतलब क्या होता है? उस चीज़ के लिए साइन करना, एक फॉर्मल कंसेंट देना किसी भी ट्रीटी एग्रीमेंट के लिए, उसको ऑफिशियल बना देना। तो इस चीज़ के लिए किसने? US और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था। लेकिन जो 38 कंट्रीज़ है ना, उन्होंने इस चीज़ को रेटिफाई कर दिया था, इस प्रोटोकॉल को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉन एसेक्स फर्स्ट कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी बेसिकली, इन्होंने भी जो प्रोटोकॉल है इसको रेटिफाई कर दिया था। और जो इसके अलावा इन्होंने कोई इसमें एज सच लिमिट को फेस नहीं किया था। तो बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है कि US और जो ऑस्ट्रेलिया थे, इन्होंने इसको कंसेंट, फॉर्मल कंसेंट देने से, इसको साइन, इस ट्रीटी को साइन करने से जो US और ऑस्ट्रेलिया है ना, उन्होंने सबसे पहले मना किया था। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। इसके अलावा जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है UNFCCC में, इसके अंदर 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स है जिसके ऊपर बात करी जाती है, जो कि जो कॉरपोरेशन है उसको एनहेंस करने का काम करता है। जो भी पार्टीज़ हैं जिनकी भी मीटिंग हो रही है, उसमें जो टारगेट्स वगैरह दिए होते हैं उसको किस तरीके से फ्रेम करना है। तो इसमें बेसिकली आपको 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स दे रखे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स
कौन कौन से आते हैं, एक आता है एमिशन ट्रेडिंग जिसको ईटी कहते हैं, सेकंड आता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जिसको जेआई कहते हैं, थर्ड वन इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जिसको सीडीएम कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 फ्लेक्सिबल आपके पास में मैकेनिज्म्स हैं किसके, क्योटो प्रोटोकॉल के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट की बात करें जो एमिशन ट्रेडिंग है जिसको ईटी कहते हैं, तो ये बेसिकली जो आर्टिकल 17 है उसके अंदर ये प्रोटोकॉल आता है। इसके अलावा जो जेआई है ये आर्टिकल 6 के अंदर आता है। अब जो फर्स्ट है ना, इसमें जो जितनी भी चीज़ें जो सेलिंग वगैरह से रिलेटेड होती है तो उसमें जो ट्रेड एमिशन है उसको रिड्यूस करने से रिलेटेड बात करी जाती है। ये हमारा एमिशन ट्रेडिंग में आता है। आर्टिकल 17 आपको ध्यान में रखना है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से कोलैबोरेट करना। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसमें बेसिकली जो कोलैबोरेशन होता है डिफरेंट नेशंस का, और जितने भी जो कार्बन, जैसे कि अभी हमारा भारत देश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे कार्बन है ना काफ़ी हद तक एमिट हो रहा है, एमिशन हो रहा है, कार्बन को काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। और नुकसान तो क्या, उसका यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स की वजह से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है ना ये आर्टिकल 6 के अंदर आता है, जो बेसिकली कोलैबोरेशन से रिलेटेड बात करता है। जितना भी जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशली, क्योंकि अभी डेवलपमेंट के टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर हमारा इन्वायरमेंट ही गंदा होगा, पॉल्यूटेड रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके ठीक रहने, आपके कोई भी चीज़ अर्न करने का कोई फ़ायदा कब होता है, जब आपकी हेल्थ ठीक रहती है, आप खुद ठीक है। आप जब कोई अर्न कर रहा है तो उसको यूज़ करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो इतनी अर्निंग का कोई फ़ायदा है ही नहीं ना। तो ये पॉइंट्स आप इसको में ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, फर्स्ट जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म आता है वो है एमिशन ट्रेडिंग जिसको ईटी कहते हैं, आर्टिकल 17 के अंडर ये आता है। सेकेंड आता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जिसको जेआई से डिनोट करते हैं, ये आर्टिकल 6 के अंदर आता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जिसको सीडीएम कहते हैं, ये हमारा आर्टिकल 12 के अंदर आता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने, जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, और जो एमिशन है जैसे कार्बन एमिशन है ना, पॉल्यूशन है, उसको कम से कम करना है, उसको रिड्यूस करना है। उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कितना इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इस पॉइंट के अंदर। तो ये तीनों फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो प्रोटोकॉल है इसको अमेंड किया गया था 2012 में। अमेंड का मतलब होता है इसमें चेंजेस लाना, तो वो कब हुए थे, 2012 के अंदर। और ये जो टाइम पीरियड है ना, इतने इसका ध्यान में रखना है। और जो अमेंडमेंट हुआ था उसको डोहा अमेंडमेंट कहते हैं, DOHA अमेंडमेंट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आप ये जो पॉइंट्स है इसके अंदर कितने जो ये आपके पास में जो प्रोटोकॉल है इसके कितने जो कंट्रीज़ हैं उनका रेटिफिकेशन है, तो वो टोटल 144 कंट्रीज़ हैं। स्टार्टिंग 144 कंट्रीज़ अभी करंट में है, लेकिन इससे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो 38 कंट्रीज से हुई थी। रेटिफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को लीगल तरीके से, लीगल अथॉरिटाइज कर देना। तो ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखने हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एग्जाम परस्पेक्टिव से। सो माय डियर व्यूअर्स, अभी आज वाली इस वीडियो में मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन थे वो करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेहरू कॉन्सेप्ट्स और जो नेहरू जी का टाइम पीरियड था उससे रिलेटेड करवाऊंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो मैं आपको स्टैटिक पोर्शन दे दूंगी जिससे कि आप अपने एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।